हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजूलाल कुमावत और आज अपन गणित स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई है और आपने 9th क्लास पास कर ली है और बहुत से लोग अब 10th क्लास में आ गए सभी। ठीक है, तो अब आप गर्मी की छुट्टियां हो गई और आप पढ़ाई थोड़ी आपसे छूट गई है। लेकिन अगर अभी गर्मी है, आप गर्मी में कहीं जा भी नहीं पाते हो, कम जा पाते हो इधर उधर, तो आपके लिए मैंने सोचा कि यार बैठे बैठे, मैं भी यहीं रहता हूँ, तो क्या बैठे बैठे सोचा कि आपके लिए कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। जैसा होगा, जितना होगा, कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं, आप भी समझ पाएँ, क्योंकि आप एक वो इंटरेक्टिव क्लास के हिसाब से नहीं है, ये ऑनलाइन के हिसाब से है। क्योंकि उसमें अपना एक टच रहता है, आई कांटेक्ट रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि मैं इधर हूँ, कैमरे के सामने हूँ, और आप सिर्फ मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही है। बस यहाँ क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आपके लिए। अगर आप चाहोगे, अच्छे से पढ़ना चाहोगे, या तो आपके लिए लाइव क्लास भी लेके आ जाएंगे। अगर सही रेस्पॉन्स रहा आपका, तो ये एक क्लास है जो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद जो भी अगर क्लासें आएगी आगे, और आप सोचोगे कि चाहोगे आपकी यार नहीं, क्लासें थोड़ी लाइव इंटरेक्टिव हो, कि जिससे हम डिस्कस कर सकें, तो वैसी क्लासें भी हम लाएंगे आपके लिए, प्रयास करेंगे। तो आप इस क्लास को देखना, आपको अगर अच्छा लगे, सही समझ में आए कि हाँ यार हमें समझ में आ रहा है, थोड़ा पढ़ने में अच्छा लग रहा है, और आप गर्मी की जो, या आपका गर्मी का जो टाइम है, अगर इसका आप सही यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं कि यार अगर इस गर्मी की छुट्टियों में मैं सही ढंग से अगर पढ़ लिया, अभी आपने आधा पर्दा भी कोर्स हो जाता है आपका, अगर 4 यूनिट भी होती है आपकी, तो यूँ समझिए कि आपके लिए बहुत कम, मतलब बहुत बेनिफिट रहेगा कि 4 यूनिट अच्छे से हो जाती है, तो बाद की बची हुई यूनिट करनी रहेगी आपके लिए, तो भार कम हो जाएगा आपका। और जो गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको डर लगता है, और बहुत से लोग हैं जिनको नहीं भी लगता है। बहुत से लोग अच्छे होशियार भी होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है गणित पढ़ने में, कि यार मैं इसको पढ़ूँ, मेरे को तो अच्छी लगती है, तो वो लोग पढ़ते हैं। तो जिनको इंटरेस्ट है पढ़ने का, जिनको शौक़ है पढ़ने का, तो वो जुड़ें और पढ़ें। बाकी कोई और अदर लोग भी देखते हैं ये वीडियो, और उनके घर में भी कोई है ऐसे बच्चे हैं जो 10th क्लास में हैं, और 10th क्लास में अभी गर्मी की छुट्टियों में इधर उधर घूम रहे हैं या फ़ोन देखते हैं, तो आप फ़ोन दीजिए, लेकिन यूटिलाइजेशन के लिए दीजिए, ताकि सही रहेगा आपके, वो सही जगह काम आएगा। अगर 1 घंटा भी देखते हो, वैसे ज़्यादा लंबी क्लास रखेंगे नहीं, आधा आधा घंटे की रख लूँगा मैं आपके हिसाब से। तो जैसे जितना भी अगर आप टाइम देते हो, थोड़ा बहुत भी आप उसको, तो आपके लिए क्या होगा कि 1 घंटा भी टाइम देते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आपके बच्चों के लिए वो जो फ़ोन है वो यूटिलाइजेशन का काम करेगा, और कहीं ना कहीं उनको नॉलेज भी मिलेगा। अगर इतना मैं अगर नहीं दे पाता हूँ जैसे गणित का टीचर दे पाते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि पूरा 100% दूँ मैं। क्योंकि देखो, एक इंटरेक्टिव जो क्लास होती है, आई कॉन्टेक्ट होता है, उसमें डाउट पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डाउट की इतना नहीं रहता है। तो कोई नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख लें, और टेलीग्राम चैनल है मेरा, वो ज्वाइन कर लें, उस पर डेली अपडेट आते रहेंगे। बाकी आप जो स्कूल के लोग बच्चे हैं वो मुझे जानते हैं अच्छे से, जो ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, तो वो लोग इस वीडियो को अपने अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी पढ़ लेंगे जो अभी कहीं दूर हैं, जिनको नॉलेज नहीं कि भाई क्लास चल रही है, यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, एक पहल करी गई मेरे द्वारा, तो वो आप उन लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि वो लोग भी देखें और पढ़ें। फ्री सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं, जितना ज्ञान मिले उतना बटोर लो, जैसा मिले वैसा एक बार कोशिश करो, लो, लेकिन आपको जो मिलेगा वो सही मिलेगा। अगर गलत आपको अन्यथा कहीं नहीं भटकाया जाएगा। अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से कोर्स को। तो आप सभी एक बार शेयर कर दें सभी क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। बाकी और कोई दिक्कत आए, जानकारी आए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर दें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा मैं साइड हो लेता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। बोर्ड ले आते हैं। देखो, स्मार्ट बोर्ड जैसा और ये क्लास जैसा इंटरेक्टिव बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा है, जहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। मैंने आपके लिए ये सुविधा भी रखी है कि बुक की सुविधा भी रखी है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास अभी बुक है नहीं, बुक मिली नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना बुक की सुविधा भी रख लें। तो मैंने उसके हिसाब से आपके लिए पूरी बुक रखी है। जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा, जिस चैप्टर को अपन पढ़ेंगे, उस चैप्टर का पूरी बुक के जो एक एक पेज है वो इधर साइड में चलते जाएंगे, और इधर मैं पढ़ाता जाऊँगा आपको खाली जगह में, तो आप देखते रहना, और ज़रूरत पड़ेगी तो आप नया पेज ऐड कर लेंगे। यहाँ सब सुविधाएं हैं अपने पास, डिजिटल है, चीज़ें काम है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो देखो, आज का टॉपिक रहेगा अपने लिए, सबसे पहला टॉपिक है, पहली यूनिट है आपकी जो संख्या वाली यूनिट है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इस पर बेस्ड पूरी यूनिट है, तो इसको ऊपर चर्चा करेंगे अपन। तो आप सभी ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा अच्छे से, नहीं भी पढ़ा है तो एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम के बगैर ये हो नहीं पाएगी। तो अपन एक बार नंबर सिस्टम कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए, और अपन एक बार नंबर सिस्टम को देख लेते हैं, संख्या पद्धति को एक बार संख्या पद्धति को देख लेते हैं अपन।
थोड़ी संख्या पद्धति के बारे में जानकारी कर लेते हैं। संख्या पद्धति होती क्या है? नंबर सिस्टम है जो अलग अलग कैटेगरीज में नंबर्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो एक संख्या का एक चार्ट बनाते हैं, जैसे संख्या की एक लाइन होती है, जैसे अपनी टाइम लाइन होती है, वैसे ही संख्या की कुछ लाइन्स होती है, उस पर कुछ संख्याएं होती है कि भाई ये संख्याएं इस कैटेगरी में आती है, ये संख्याएं इस कैटेगरी में आती है। तो नंबर्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है, जैसे अपने समय चक्र को किया हुआ है कि इतने बजे से इतने बजे तक रात होगा, इतने बजे से इतने बजे तक दिन होगा, तो वैसे ही अपनी संख्या को डिवाइड किया हुआ है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहली संख्या को देख लेते हैं अपन। फर्स्ट संख्या डाल देता हूँ मैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या देखो, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको n से डिफाइन किया जाता है। तो देखिए, आप संख्या रेखा बनाइए। जो संख्या रेखा होती है आपकी, अगर 1 2 3 4 ऐसे शुरुआत होते होते अगर इन्फिनिटी तक जाती है, पॉजिटिव नंबर आते हैं, और जो 1 से शुरुआत होते हैं वो सारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है। दूसरी संख्या की बात करते हैं अपन, पूर्ण संख्या। ये सब आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में, मैं सिर्फ आपका रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने 9th की पढ़ाई नहीं है मैथ्स, लेकिन मेरे को पता है, मैंने देखी है, पढ़ी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पढ़ चुके हो ये चीज़ें, क्योंकि आपने क्लासों में पढ़ा है, सब जगह पढ़ा है। जो हमारी क्लास स्कूल के बच्चे हैं वो सब जुड़े हुए, वो सब जानते हैं मेरे को, मैंने देखा हुआ ये चीज़ें, वो पढ़े हैं, सब अच्छे से पढ़ाते हैं वहाँ स्कूल में, तो उनको सब नॉलेज है, लेकिन फिर भी रिविज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो को नॉलेज नहीं है वो भी सीखें, यहाँ बेसिक से सिखा रहा हूँ, तो आप कॉपी बना लें, एक नोट्स बना लें साथ के साथ, उसको साथ के साथ करते रहें। तो पूर्ण संख्याएँ होती है, अगर टाइम लाइन के अंदर आप 0 ऐड कर दे जाते हो, तो 0 से जो स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, ये जो इन्फिनिटी तक चलती है, ये संख्याएं कहलाती है आपकी पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट आ जाइए, पूर्णांक। पूर्णांक को आप जेड से डिफाइन करते हो, ठीक है। तो पूर्णांक होता है, अगर आप इसके अंदर, पूर्णांक के अंदर अगर आप माइनस वाली संख्या को और ऐड कर दो, जो आपकी संख्या लाइन थी उसके अंदर 0 ऐड कर दिया था आपने, फिर 1, अगर आप इसके अंदर माइनस वाली भी संख्या भी ऐड करते जाते हो, तो ये आपकी कहलाती है पूर्णांक। इसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, इसको आप क्यों से डिफाइन करते हो? देखो, परिमेय संख्याएं होती है दो, P और Q दो पूर्णांक है, तो P और Q, P अपॉन Q का रेशियो होता है, वो कहलाता है आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q का मान 0 होते ही वो एक अनंत तक चला जाता है, इसलिए उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो P अपॉन Q ये कहलाती है आपकी परिमेय संख्याएँ कहलाती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। P और Q क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है। समझ में आ गया आपको? आगे देखो, पांचवी है आपकी अपरिमेय संख्याएं। देखो, परिमेय संख्या, एक बार इधर देखो आप थोड़ा, आपने देखा है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती है आपको ये भी पता होना चाहिए। परिमेय संख्या के अंदर आपने क्या ऐड किया है? परिमेय संख्या के अंदर आ जाती है आपकी प्राकृतिक संख्या आ जाती है, प्राकृत संख्या आ जाती है, उसके बाद आपकी पूर्ण संख्या आ जाती है, होल नंबर कहते हैं जिसको, जो आपको यहाँ पर डिफाइन किया मैंने, पूर्ण संख्या इसको कहते हैं होल नंबर, W से डिफाइन करते हैं। पूर्ण संख्या आती है और उसके अलावा आपके पूर्णांक, ये तीनों मिलाकर परिमेय संख्या का निर्माण करते हैं। अगली देखिए आप, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है। क्या है? वे संख्याएं जो परिमेय
नहीं हैं वो कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। वो क्या कहलाती है आपकी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या का आप उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे अपरिमेय संख्याएं हैं जो √2 हो गई, √3 हो गई, उसके अलावा √13 हो गई, √15 हो गई, √17 हो गई, इस प्रकार की संख्याएं हैं। और कुछ संख्या देख लीजिए, पाई हो गया। उसके अलावा आपकी जो दशमलव में जो संख्याएं हैं, दशमलव में जो संख्याएं हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम बाद रिपीट होती जाती है, या फिर दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं कहलाती है आपकी अपरिमेय संख्याएं। अगला आता है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। रियल नंबर होता है परिमेय संख्या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ये मिला के बनती है आपकी वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलाकर क्या बनती है आपकी वास्तविक संख्याएं बनती है। अब आता है आपका अगला आता है अभाज्य संख्या। यह आपके लिए इस चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, यह आती है आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं होती है जो वह संख्याएं या जो संख्याएं या वह संख्या लिख लो, वह संख्या जो वह संख्या जो स्वयं या खुद, स्वयं से लिख लो या खुद से लिख लो ना, स्वयं से लिख लो, स्वयं या खुद लिख लो ना, खुद से विभाजित होती हैं, खुद से विभाजित होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल्स होते हैं जो खुद से विभाजित होती है, 2, 3, 5, 7, 8 होता है, 9 होता है, और 13, और भी बीच में छूट गई तो आप देख लेना, 11 भी होगी। 11 किससे डिवाइड होती है क्या? नहीं, खुद से होती है, जो खुद से विभाजित हो। 11, 13, 12 होती है, 14 होती है, 15 होती है, 16 होती है, 17, इस प्रकार से आप निकाल लेना। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपने अभाज्य संख्याएं पढ़ ली है। अब देखते हैं अपन भाज्य संख्याएं। क्या आप पहली कक्षा में पढ़ चुके हो, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, वह संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, वह संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं, वह क्या कहलाती है? वह भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है, वह भाज्य संख्या कहलाती हैं। अगला लिख लो, एक और लिख लो, चलो। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, इसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या बोलते हैं इसको? कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर मतलब वह संख्याएं जिनके अंदर जो उनका कॉमन फैक्टर होता है वो हमेशा क्या आता है? 1। मतलब जो उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड होते, उभयनिष्ठ जो पार्ट होता है वो कितना होता है? 1, हिंदी में कहा जाए तो उनका कॉमन फैक्टर होता है 1। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए आप, जैसे उदाहरण के लिए देखिए आप, 15 और 1 16 है। ये दो संख्याएं हैं, इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। अब देखिए कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है।
क्योंकि आप इसके टुकड़े करके देखोगे तो इसके कितना आएंगे, 5 गुना 3 कितना हो गया 15। इसके देखो 4 गुना 4 होता है 16, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 की पावर 4, 16 हो गया। तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि देखो इसके अंदर कितना है, देखो मिनिमम कॉमन फैक्टर होना चाहिए इसका 1 होना चाहिए। देखो इसके अंदर देखो, मतलब यूँ समझिए कि आप HCF निकाल रहे हो, इन दोनों का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जिन संख्याओं का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हो, अगर वो 1 आता है तो वो क्या कहलाती है, को प्राइम संख्या। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, इसमें है 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उसका मतलब होता है कि जो संख्या है, जो उसका अभाज्य गुणनखंड है, उसकी जो मिनिमम पावर है वो आपको देखनी है, मिनिमम पावर। अब देखिए आप इन संख्या को यहाँ उतार लीजिए, फर्स्ट वाले का है 5 गुना 3 और सेकंड का है 2 की घात 4। अब आप देखिए इसके अंदर 5 है, इसकी मिनिमम पावर कितनी है, 1, लेकिन इसके अंदर 5 नहीं है, लेकिन मैं इसमें लिख सकता हूँ 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ ना। क्योंकि आप ये बात ध्यान रखिए, आप एक बात ध्यान रखिए हमेशा कि आप अगर मान लीजिए किसी की भी पावर, वैसे 5 है, इसकी पावर अगर 0 है तो इसका मान कितना होता है 1, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1। मान लीजिए 2 है, 2 की पावर अगर 0 लगा दिया तो इसका मतलब कितना होगा 1। तो किसी की भी पावर हो उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे 5 नहीं है, 5 की पावर 0 लगा दिया तो इसका मतलब कितना होगा 1। अब देखिए मिनिमम घात होनी चाहिए। अब देखिए 5 की घात इधर 1 है और 5 की घात इधर 1 है, तो इसका HCF में घात 5 की घात कितनी आ जाएगी अपन, सबसे छोटी घात कितनी है 0, 5 की घात 0 हो गया। अब देखिए 3 है इधर, लेकिन इधर 3 नहीं है, तो इधर 3 बना देते हैं। चलो 3 की घात मैंने 0 लिख दिया, क्योंकि 3 की घात 0 का मतलब 1 होता है, और 1 से किसी भी संख्या को अगर आप गुणा करते हो तो उसका मान वही रहता है। ठीक है, जैसे आपने ये संख्या देखी, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 5 है, अगर मैं इसको 5 की घात 0 से गुणा करता हूँ तो इसका मान कितना रहेगा, वही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि मैंने बताया ना, कोई सी भी संख्या हो, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1। तो 5 है गुणा, अगर इस संख्या का मान कितना हो जाएगा 1, इसका मान कितना आएगा 1, 1 आएगा, मतलब इसका मान कितना रहेगा 5। समझ में आ गया। हाँ, तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे गुणा करके आपको बता रहा हूँ हाईएस्ट HCF कैसे निकालते हैं, और सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है उसका थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। अब देखो 3 की घात 0 हो गया, तो इसमें मिनिमम 3 की घात कितनी है, 3 की घात यहाँ पे है 1 और यहाँ पे कितनी है 0, तो क्या लेंगे अपन 3 की घात 0। अगला देखिए, मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि सहअभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक, अगला देखिए 5 हो गया, 3 हो गया, लेकिन इधर क्या है 2 की घात 4 है, इधर 2 नहीं है तो इधर 2 लगा दो, 2 की घात 0 लगा दो, मतलब 1 हो गया। इधर 2 की घात 0 मिनिमम है, इधर 2 की घात 4 है, तो मिनिमम कौन सा हो गया 2 की घात 0, यहाँ लिख दो 2 की घात 0। अब इसको सोल्व करो, 5 की घात 0, मतलब मैंने क्या कहा, किसी की भी घात, किसी भी संख्या है अगर उसकी घात कितनी है 0 है तो उसका मान कितना होगा 1, इसका 1 गुणा 1 गुणा 1, तो इसका मान कितना आएगा ऑलरेडी 1, मतलब इसका जो HCF आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया, वो कितना आया 1 आया, कितना आया 1। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये आपकी जो बेसिक कुछ संख्याएं हैं जो आपने पढ़ी है, जिन संख्या को आपने पढ़ा है, तो वो संख्या आपकी यहाँ पे आ चुकी है, वो सारी संख्या आपकी यहाँ दिख गई है, आपको आ चुकी है। अब देखिए आप आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए ये सारी संख्याएं आप जो कक्षा 9 में आपने जो पहले पढ़ा है वहाँ पर आप चर्चा करके आ चुके हो, और यहाँ पे मैंने भी आपको बता दिया है, जैसे मेरे को बताना था, मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैंने संख्या के सारे बारे में बता दिया है। बाकी जो आपके यहाँ पे थ्योरी जो वाला पार्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो, अगर आपके पास बुक नहीं है, मेरे हिसाब से बुक की थ्योरी भी पढ़नी चाहिए कभी कभी, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं आ जाती है, लेकिन अगर पढ़ते ही नहीं अपन तो छूट जाती है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से कुछ चीज़ें पढ़ लेना, क्योंकि देखिए इसके अंदर कुछ थ्योरम है जो आपके कहीं काम आ सकती है। तो ये देखिए HCF, जो अभी मैं बात कर ही रहा था, HCF क्या होता है कि जो आपकी जो भाज्य संख्या होती है उसको अभाज्य संख्या में बदला जाता है, मतलब अभाज्य संख्या जिसके अंदर खुद का ही भाग दिया जाए उसको उसमें बदल कर फिर आप उसकी जो पावर है उसमें आप जो मिनिमम पावर निकालते हो वो आपकी क्या कहलाती है, HCF निकाला जाता है। ठीक है, बाकी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर को एक अभाज्य संख्या में बदलना, इसके अंदर वही लिखा हुआ है जो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे इसमें यह लिखा हुआ है कि एक भाज्य संख्या है, मान लीजिए एक 10 भाज्य संख्या है, अगर इसको आप अभाज्य संख्या में बदलते हो तो इसको अभाज्य संख्या में इसके फैक्टर करते हो तो 5 गुना कितना आएगा 2। फैक्टर निकालना अगर किसी को नहीं आता तो आप ऐसे निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से फैक्टर ऐसे कर सकते हो। आप सबसे इसमें भाग लगाइए, 2 का लगाइए, सबसे पहले छोटी संख्या का लगाइए,
तो जिसका जाता है 2 का 3 का 4 का छूट लगाते जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पहले किसका लगाएं, 5 का भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, तब भी वही आना है। जो आपकी जो भी अभाज्य संख्या है वो आनी है, वो फिक्स वही आएगी। आप लगाइए तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब सीधा आप 5 का लगा दीजिए, कितना आएगा 1। मतलब इसके फैक्टर कितने हो गए, 1 2 और 1 5, मैंने लिख दिए 5 और 2। ये अब देखिए अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था अभाज्य संख्या के बारे में, कि वो संख्या जो खुद से डिवाइड होती है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या है। तो इसने क्या कहा है कि भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो वो एक उसके बाद अपन जो सारी प्रोसेस करते हैं इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे अपने को अब यहाँ पे इस यूनिट के अंदर अपन को एचसीएफ निकालने पड़ेंगे और एलसीएम निकालने पड़ेंगे। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में अपन पूरी जानकारी इसके अंदर लेंगे। तो ये जो आप पिछली कक्षा में जो पढ़ा हुआ है आपका वो है, बस इसके अंदर कुछ थोड़ा सा एडिशनल है तो आप पढ़ लेना। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है, जो प्रीमेय संख्या है, अप्रीमेय संख्या है, और ये सारी चीज़ें डेफिनेशंस वगैरह मैं पहले अभी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। तो अब आप देखिए, मैंने आपको ये बता दिया है कि आपके पास जो भी, अगर कोई भी आपके पास भाज्य संख्या है तो आप उसको अभाज्य संख्या में कैसे बदलते हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका होता है, आप उसको गुणनखंड करें। जैसे आप उसके फैक्टर्स करते हैं, जो फैक्टर्स करने के बाद वो संख्या डिवाइड होती है और उसका मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है अभाज्य संख्या के मल्टीप्लिकेशन में। जब तक अभाज्य संख्या, जब तक वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो जाए तब तक, जब तक अभाज्य संख्या ना आ जाए तब तक आप उसको तोड़ते रहिए। इसने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या में तोड़ने वाले, तो आप इन एग्जाम्पल्स को देखें, आप सोल्व करें, देखें, समझें। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, प्रमेय हैं कुछ जो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ये गुणनखंड करना, फैक्टर्स करना। तो देखिए, आप जैसे प्राकृत संख्या मैंने पढ़ा दी आपको 1 से लेके इन्फिनिटी तक। आप किसी भी प्राकृत संख्या को लीजिए, आप संख्या कोई सी भी बोलूँ मैं, प्राकृत संख्या पढ़ा दी, होल नंबर सारे पढ़ा दिए। तो कोई भी संख्या बोलूँ मैं, आपको खट क्लिक होना चाहिए दिमाग में कि प्राकृत संख्या यहाँ से यहाँ तक होती है, ये संख्या पूर्ण संख्या यहाँ से यहाँ होती है, पूर्णांक यहाँ से यहाँ होता है, अभाज्य संख्या ये होती है, सब आपके दिमाग में होना चाहिए। आप प्रॉपर लिखते जाइए और पढ़ते जाइए। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने उदाहरण लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्राकृत संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो आप उदाहरण देखिए, सबसे पहला ही उदाहरण दिया है इन्हें 2। तो 2 एक प्राकृत संख्या है, सबको पता है कि 2 एक प्राकृत संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या होती है वो होती है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 चलती जाती है। अब आप देखिए 2 को आप फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, 2 गुणा 1 लिखेंगे, वही फैक्टराइजेशन हो गया। तो वही बात होगी, 2 के फैक्टर कितने हो गए, 2, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि खुद से प्राकृत संख्या भी है और उसके अलावा भी एक अभाज्य संख्या भी है। मैंने बताया क्योंकि 2 खुद से डिवाइड होता है, 2 हमेशा खुद से डिवाइड होता है, मतलब एक प्राकृत संख्या तो है ही है, लेकिन साथ में एक अभाज्य संख्या भी है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। जैसे आपने 4 लिया, 4 को आप गुणनखंड करो। जैसे अगर आपको गुणनखंड नहीं आते तो आप इस विधि से कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा। देखो इसके अंदर 2 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूना कितना आता है 4। फिर आप इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का लगाओ, 2 एकम 2, एक बार जाएगा, मतलब इसके गुणनखंड कितने हो गए, ये वाली संख्या लिखनी, एक ये और ये, इनको गुणा करके, तो 2 गुणा 2 हो गए। तो मतलब इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2। अब ये क्या है, एक अभाज्य संख्या, और ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या, मतलब एक प्राकृत संख्या कहें या भाज्य संख्या कहें, ये एक भाज्य संख्या है और एक प्राकृत संख्या भी है, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं का अभाज्य संख्या में बदला गया, जो ये है एक 2 अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से आप कुछ और उदाहरण ले लीजिए। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल ले रखा है 253, इसको इसके फैक्टराइजेशन कर रखे इसने 253 के, इसने कर रखा है, आप करें 11 गुणा 23 कर रखा है। आप यहाँ पे करके देख लीजिए। सबसे पहले आप लगाइए, 11 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा, 11 दूना 22, कितना बचा, 3 बचा है, तो 11 3 33। अब किसका जाएगा, 23 का जाएगा, 23 का जाएगा तो एक बार फैक्टर हो गए। अगर भाग लगाना नहीं आता तो आप उस विधि से भाग लगा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 9th में पढ़े हैं, मैंने देखे हैं, उनको भाग वगैरह भी नहीं आते हैं, तो आप भाग इस विधि से लगा लें। ये अगर आपके लिए आसान रहता तो आप इस विधि से भाग लगाएं। तो इसमें लगाओगे आप तो 11 दूना 22 होता है और 23 24, कितना बचेगा यहाँ पे, आप भाग लगाइए, 11 दूना 22 निकालिए, कितना बचेगा आपका 3, ऊपर से उतारिए 3, तो ये हो जाएगा 11 का लगाइए वापस इसमें, 11 3 33, तो ये हो जाएगा आपका। इस प्रकार से भी आप भाग लगा के इसके फैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मुझे पता है उनको नहीं आता है, तो समझाना ज़रूरी है। अगर समझा रहे तो थोड़ा डीपली समझा दे तो अच्छा रहेगा। तो आप समझ में आ गया कि आपको जो प्राकृत संख्या है और
जो आपकी अभाज्य संख्या में कैसे बदला जाता है उसको, आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई है तो आपके लिए आगे जो संख्याएं आगे जो आपके मेथड है, आगे जो आपके काम आने वाली चीज़ें हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगी और आप इस प्रश्नावली को बहुत आसानी से हल कर पाओगे। और एक एक सवाल को आप घर पे करना तो आपके लिए सही रहेगा। चलिए, फैक्टराइजेशन का मेथड आपने पहले भी पढ़ा होगा, ट्री मेथड। ये देखो ट्री से भी बना रखा है इन्होंने, जैसे आप किसी संख्या को कैसे गुणनखंड करते हैं, उसको कैसे पावर में लिखते हैं, एक ट्री मेथड से बता रखा है। एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, एक संख्या ली है, यहाँ पे ले लेते हैं अपन। आपको दिख रही होगी, कम दिख रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ये दिख रही है आपको 32,760। अब आप इसको फैक्टर करेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग लगाए, इसके अंदर 2 का भाग जाएगा आराम से। देखो मैं भाजकता के नियम भी पढ़ा दूंगा अगली क्लास में, आपको पूरे भाजकता के नियम भी लिखवा दूंगा कि भाई भाजकता के नियम क्या होते हैं, कि इस संख्या देख के पता लग जाएगा आपको कि इस संख्या में किस संख्या का भाग जाएगा। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि अपन स्टार्ट कर दिया यहाँ पे और मेरे को ये पहले बताना चाहिए था संख्या से पहले, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। अगली क्लास में मैं आपको पूरा बता दूंगा कि भाजकता के नियम क्या होते हैं। तो 2 का भाग लगाओगे तो इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 16, 3, 180, 860, ठीक है। क्योंकि 16 दूना 32 होता है और 300 600 होता है और 8 का 160 होता है, तो 600 और 700 कितने हो गए, 860 हो गए। आप डायरेक्ट गणित लगाएं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करें या फिर भाग लगाएं। मैंने आपको कहा कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती है, थोड़ा सा गुणा भाग में अगर आपका दिमाग कच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका होता है, कोई भी मास्टर नहीं हो सकता एक बार में। तो आप थोड़ा जैसे आपको भाग आता है वैसे लगाइए आप, फिर लगाइए आप इसके अंदर। तो 8 190 यहाँ पे लगा रखे, पहले आप सभी लिख ले, वैसे एक बार देख लें यहाँ पे यही लगा रखे, यही आ रहे क्या नहीं आ रहे, क्योंकि आप वेरीफाई करोगे खुद से करोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। क्योंकि लगाओ आप इसके में, यहाँ पे 5 का लगाओ, यहाँ पे 3 का लगाओ, लिख लो आप एक बार। 7 का लगाओ, 13 7 91, ठीक है। आप देख लो, भाग लगा सकते हो आप खुद तो लगा लो, बाकी शॉर्ट ट्रिक्स है लगा लो, डायरेक्ट भाग लगाओ तो भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इधर 5 आ रहा है, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसमें भी 2 का तो जाएगा नहीं, तो फिर आप ऐसे देख के लगा सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो घात बनाओ, 2 की घात कितनी आ रही है, ये देखो 1 2 3 कितनी आ रही है, 2 की घात 3। अब देखो 3 की घात कितनी आ रही है, 2, कितनी आ रही है 2, 3 की घात कितनी है 2। इसी प्रकार 5 की घात 1 और 7 की घात 1। तो इस प्रकार से आप फैक्टर करके उसको घातांक रूप में आराम से लिख सकते हो। ये भी आप ट्री बना के, और ये सारी चीज़ें आप पहले पुरानी जो कक्षा है 9th क्लास में वो यहाँ पे आप सीख चुके हो सारी 9th क्लास में। उससे पहले भी ये ट्री वाला मेथड 7th क्लास में सिखा दिया जाता है, 7th में सिखा दिया जाता है, 7th के बाद 8 में भी आ जाता है थोड़ा बहुत, 7 से स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे आपके आगे आते जाते हैं, वैसा आता जाता है। तो आपने अब देखिए, अब पहली आती है आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होती है आपने देखा है, इसका मतलब ये होता है आप पढ़ो। जो अपन ने अभी फैक्टराइजेशन किया है वो यही कहलाती है अंकगणितीय मेथड। देखिए पढ़ लीजिए आप इसको। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। वास्तव में यह कथन सत्य है तथा पूर्णांकों के अध्ययन में यह मूल रूप से एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस कारण यह कथन क्या कहलाता है, इस कारण यह कथन कहलाता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो आप समझ गए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह होती है कि जैसे आपके सामने कोई भी संख्या है, जैसे आपके सामने एक भाज्य संख्या है, हाँ यहाँ से यहाँ तक ये कथन है, इसको समझिए आप। जैसे अपने पास ये भाज्य संख्या थी, इस भाज्य संख्या को अपन ने अभाज्य संख्याओं के में बदला। अभाज्य संख्या में बदलने के बाद जो उसको घातांक रूप में लिखा अपन ने, जो अभाज्य संख्याओं को बदलने के बाद उसके जो गुणा करके उसको जब गुणनफल के रूप में लिखा, घातांक रूप में लिखा गुणनफल को, जो इसके अभाज्य संख्या के जो ये आए अभाज्य संख्या आई, इसके गुणनफल को अपन घातांक रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यही आपका जो कथन है सत्य है, ये पूर्णांकों के रूप में। तो ये क्या कहलाता है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। मतलब भाज्य संख्या है, अगर आप उसको अभाज्य संख्या के
गुणनफल के रूप में लिख रहे हो और उसको घातांक रूप में लिखना, ये आपकी क्या कहलाती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। तो एक प्रमेय आपकी ये हो गई। देख लीजिए इसके उदाहरण वगैरह आपको समझा रखे हैं यहाँ पे, जो भी आपके यहाँ पे उदाहरण समझा रखे आप समझ लीजिए इनको। हाँ चलिए, अब इसके क्या है, थोड़ा से कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, आप इसके उदाहरण वगैरह है थोड़े से, तो अब उसके उदाहरण कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियरिफाई हो जाए, क्योंकि हर प्रश्नावली के उदाहरण करना वो ज़रूरी है। अगर आप उदाहरण समझ लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ को समझने के अंदर। थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ मैं। थोड़े से इसके उदाहरण समझ लेते हैं। सेट हो गया, चले स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला उदाहरण पढ़िए, फर्स्ट उदाहरण करते हैं अपन, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। प्राकृत संख्या है मतलब नेचुरल नंबर है, जो मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्या है, अभी समझाया था। प्राकृत संख्या होती है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। यहाँ पे n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है। n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। जो इसकी घातांक है वो क्या है, शून्य पे समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप इसके फैक्टराइजेशन कीजिए। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, 4n को लिख सकते हो 2 गुणा 2, ऐसा लिख सकते हो आप, तब भी 4 हो जाएगा। या आप ऐसा लिख सकते हो आप 2 की घात 2, ये भी कितना होता है, 4 होता है, और पावर n है, ये 4 की घात पावर n है, दिख रही है आपको। तो अब इसको ऐसा लिख सकते हो आप 2 की घात 2n। क्या यहाँ पे जीरो पॉसिबल है क्या, यहाँ जीरो आ रहा है क्या, नहीं। जीरो कब आता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 5 संख्या आती, 5 आता तब जीरो आता है। कितना आता तब जीरो आता, 5। इसको समझिए, ऐसा समझिए। चलो यहाँ पे समझा था 4, हाँ यहाँ पे देख लीजिए 4 की घात n, हाँ 4 की घात कितनी है, n है। थोड़ा पेन बड़ा कर लेते हैं। 4 की घात कितनी n है। अब इसको ऐसा लिख लीजिए आप 2 और 2 की पावर n। क्या यहाँ पे जीरो लाना पॉसिबल है क्या, जीरो कब आ सकता है, जब यहाँ पे या तो 5 हो। क्या 5 आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि जब 5 होता है यहाँ पे 5 होता है तब जीरो आता है। तो इसके अंदर कहीं 5 है क्या, नहीं। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर 5 नहीं है तो जीरो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 5 गुणा 2 होता है वो जीरो होता है। तो n इसमें कितना मान आ रहा है, 2 मान आ रहा है। 2 में इसमें कहीं जीरो है क्या, नहीं है। तो ये क्या है, एक, तो ऐसा कोई मान है जिसमें शून्य पर समाप्त हो, तो नहीं, इसमें कोई भी नहीं है। तो आप इसको देख लीजिए, ये लिखा हुआ है n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त होगी तो वे 5 से भी विभाज्य होगी। तो क्या यह संख्या 5 से विभाज्य है, 4n शून्य पर समाप्त होगी तो 5 से विभाज्य होगी। अब 5 से विभाज्य कब होगी ये संख्या, आप देखिए 5 से विभाज्य कब होगी, जब 5 इसके अंदर आना चाहिए। अब इस 4 के अंदर कहीं 5 आ रहा है क्या, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये कहीं 5 से विभाज्य है क्या, नहीं। 5 से विभाज्य का नियम होता है या तो पीछे वाली संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। आप देखिए अगर 5 है तो 5 से विभाज्य है, ठीक है। अब देख लीजिए 15 है तो ये 5 से विभाज्य है। अगर आप देख लीजिए 25 है, अगर 5 से विभाज्य है तो ये 5 से, क्योंकि पीछे वाली जो संख्या है उसके अंदर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। जिस संख्या के अंदर पीछे 5 आता है वो संख्या 5 से डिवाइजिबल होती है। कोई सिर्फ देख लीजिए 5 देख लीजिए, 35 देखिए, 7 5 35। और भी कोई संख्या देख लीजिए आप, 45 है तो ये भी देख लीजिए आप, 5 से डिविजिबल है, इसको 5 से कर दिए, 7 5 35, इसको 5 से करो तो ये कितने आ जाएगी, 9 5 45। और भी कोई संख्या देख लीजिए जिसके अंदर 5 हो, वो संख्या हमेशा क्या होती है, 5 से डिविजिबल होती है। आप देख लीजिए, तो क्या इसमें कहीं 5 आना चाहिए, 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 आ रहा है तो ये क्या है, 5 से डिविजिबल नहीं है। तो ये संभव नहीं है कि वो संख्या के अंदर अंत में क्या है, शून्य पे समाप्त हो संख्या, ऐसा कोई भी इसमें नहीं होगा। इसमें अगर अभाज्य संख्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं तो कितने आता है, हमेशा 2 ही आता है। ये कितना आ रहा है, 2 की पावर 2n। ये कितना आ रहा है अभाज्य गुणनखंड, इसका हमेशा 2 ही आता है।
तो 5 इसमें नहीं है, इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय हम ये निश्चित करते हैं कि 4n के गुणनखंड 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए ऐसा कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसी संख्या आ ही नहीं रही है जो ये 0 पर समाप्त हो। यहाँ पे हमेशा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, वो संख्या तब जगह 5 से डिविजिबल होगी, मैंने आपको समझा दिया। और इस संख्या के अंदर कितना आ रहा है, 2 की पावर 2n आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये 5 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगी, इसलिए इसके अंदर ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा अच्छे से। कहीं और भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कंफर्म पूछ लें। ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से अब अपना एलसीएम और एचसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉन्सेप्ट है, आपने पिछली कक्षा में कुछ थोड़ा बहुत देखा है, तो थोड़ा बहुत आप इस कक्षा में सीखेंगे तो आप थोड़ा इसके मास्टर बन जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, दूसरे उदाहरण को, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपकी पूरी प्रश्नावली है। अगर आपने ये एग्जाम्पल ढंग से समझ लिया तो आप समझ लिए कि आपकी ये पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी और आपका एक एक सवाल कर लोगे आप। मेरे हिसाब से मैं आपको आज उदाहरण करा दूंगा, उसके बाद जो भी आपकी प्रश्नावली है वो अपन कल करेंगे, क्योंकि आप कल जो खाली टाइम बचेगा आप उसमें घर पे सवाल करोगे और फिर आपको यहाँ पे सारे सवाल करा दिए जाएंगे। चलो उदाहरण नंबर 2 को समझिए आप। इसी प्रकार के सवाल आपके जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने अभी आपको बताया, गुणनखंड करना है जहाँ तक वो भाज्यता खत्म नहीं हो जाए, जहाँ तक संख्या अभाज्य नहीं हो जाए, जहाँ तक खुद स्वयं का भाग नहीं चला जाए उस संख्या में, और उसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए, वो संख्या कहलाती है आपकी अभाज्य संख्याएं। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले आपके पास संख्याएं हैं कौन सी, 6, आपके पास संख्याएं हैं एक तो 6 और एक है 20, इसके अभाज्य गुणनखंड करो। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे 6 के कीजिए, 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। सारे यहाँ कर लेता हूँ मैं, एक बार एक स्टेप समझा देता हूँ, फिर आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 के अभाज्य गुणन कीजिए। सबसे पहले 2 का लगाइए, 2 दून 3 दूना 6, फिर 3 का लगाइए 1, कितना आ जाएगा 2 गुणा 3। 20 के कीजिए, 2 का लगाइए 10, 2 का लगाइए 5 और 5 का लगाइए 1। आ गया, क्या आ रहा है इसका 2 गुणा 5। अब मैंने क्या कहा, ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। ये संख्याएं हैं खुद से डिवाइड होती है, 2 खुद से डिवाइड होता है, 3 खुद से डिवाइड होता है, 2 खुद से 3, 5 भी खुद से डिवाइड होता है और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है। तो अभाज्य संख्या की बात यही थी। अभाज्य गुणनखंड मतलब यही होता है कि जो अभाज्य संख्या होगी उसका मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणनफल। तो ये अभाज्य संख्या है, इसका गुणनफल है कि नहीं है, ये अभाज्य संख्या, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है आपका अभाज्य संख्या का गुणनखंड विधि। तो अब देखिए आप इसको समझिए, अभाज्य संख्या का आपने गुणनखंड कर दिया, अब इसको घातांक रूप में लिखिए। इसमें कोई भी 2 रिपीट नहीं हो रहे तो इसको घातांक नहीं है। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे लिखिए 2 की पावर 2, 2 की घात 2, ये कितना हो गया 5। ठीक है, हाँ। अब इसको सोल्व कीजिए। सबसे पहले आप निकाल लीजिए एचसीएफ, गड़बड़ हो गई है, क्लियर लिख लीजिए थोड़ा, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। थोड़ा सा अब इसको इसके एक लिख लीजिए ताकि समझ में आ जाएगा। सबसे पहले निकालेंगे अपन एचसीएफ, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर निकाला जाता है, देखो एचसीएफ का निकाला जाता है संख्याओं में प्रत्येक उपनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अभी हिंदी है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया इंग्लिश में कि कैसे निकालना है। जो संख्या है अभाज्य गुणनखंड है उसमें से जो इनका घातांक रूप में, उसमें से सबसे छोटी घात लेनी है आपको। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इन दोनों में से सबसे छोटी घात कौन सी है, किसकी है। यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे कितनी है 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात है, छोटी घात कौन सी है 2 की घात 1 क्या है, छोटा है। तो इसमें से दोनों में से कौन सी घात लेनी है, 2 की घात 1 लेनी है। कौन सी लेनी है, 2 की घात 1, छोटी घात यही है तो ये लेनी है। तो यहाँ पे ले लीजिए एचसीएफ निकाल लीजिए इसका, यहाँ पे लिख लीजिए 2 की घात 1। अब देखिए 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है। अपन मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है।
तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, नहीं है लेकिन 3 लिख दिया। आप लिखो 0 लगा दो उसकी पावर, क्योंकि उसका मान 1 होता है। आप किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे तो वो वही संख्या प्राप्त होती है। मान लीजिए, समझिए आप, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था और समझा देता हूँ। अगर 5 है, आप उसको 1 से गुणा करोगे तो वो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो अगर किसी भी संख्या की घात 5 है, उसका 0 है, किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना रहेगा, 1। यानी 1 से गुणा करो और उस संख्या की घात 0 लगा गुणा करो, बात बराबर। यानी 5 को अगर 5 के पावर 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, मान उसका 1 आएगा। इसलिए ये संख्या है, इस संख्या को आप किसी 3 की पावर 0 से गुणा करोगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब 3 ये है, 3 की घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 की घात कितनी है, 0 है। तो छोटी घात कौन सी हो गई, 3 की घात 0 हो गई ना। यहाँ पे 1 है, देखो आप, 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात कितनी है, 0 है। तो छोटी घात कौन सी हो गई, 3 की घात 0। तो यहाँ लिख दीजिए 3 की घात 0, लिख दिया आपने। हाँ, अब इधर 5 है लेकिन इधर 5 नहीं है, तो यहाँ बना दीजिए 5 की घात 0। कोई फर्क पड़ा है क्या, नहीं। अब देखिए छोटी घात कौन सी है, इन दोनों में से छोटी घात कौन सी है, 5 की पावर 0 और इसमें है 5 की पावर 1। तो 5 की पावर 0 छोटी है। घातांक में छोटा बड़ा आना चाहिए, आपको आता है क्या, नहीं आता, सिखा देता हूँ मैं। क्योंकि 1 छोटा होता है, 2 बड़ा होता है, आपको ये तो पता ही है। देखिए 5 की घात 0 छोटा है, 5 की घात 1 बड़ा है। तो यहाँ पे कितना लेंगे, 5 की घात 0 लेंगे, छोटा लेना है अपने को। 5 की घात कितना लिया, 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 2 की घात 1 का मतलब होता है 2 ही। 3 की घात 0 का मतलब मैंने क्या कहा अभी, किसी की भी घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। और अगला देखो 5 की घात 0, यहाँ पे भी 1। तो इसका HCF कितना आया, HCF आया इसका 2। इसका HCF कितना आया, 2। यहाँ तक समझ में आ गया, HCF निकल गया। अब देखिए आपको LCM निकालना है। अब आपको निकालना है LCM। LCM निकालना है 6 और 20 का। तो LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है, बड़ी घात लेनी है। अब छोटी घात आपने ले ली, अब आपको लेनी बड़ी घात। अब देखिए इधर 2 की घात 1 है, इधर 2 की घात 2 है, तो बड़ी कौन सी हो गई, 2 की घात 2 गुणा, इधर 3 की घात 1 है, इधर 3 की घात 0 है, तो बड़ी कौन सी हो गई, 3 की घात 1। इधर 5 की घात 0 है, इधर 5 की घात 1 है, बड़ी कौन सी हो गई, 5 की घात 1। अब गुणा करो इसको, 2 की घात 2 कितना होता है, 4। 3 की घात 1 3, 5 की घात 1 5। करो गुणा करो, 4 3 12 और 12 पंजो 60। कितना आ रहा है LCM इसका, 60। कितना आया, 60। तो आपको यह पता चल गया LCM कितना आ गया, 60, और HCF कितना आ गया, 2। आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें, कैसा है मेथड पूरा। अगर कहीं पर डाउट लगे तो आप वीडियो को पॉज करें, रोकें और बैक जाएं वापस, और वापस रिटर्न में देखें इसको, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। बाकी और कोई दिक्कत होगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो LCM निकल गया, HCF निकल गया। HCF निकल गया और LCM निकल गया। LCM के लिए क्या मैंने कहा था, बड़ी घात लेनी है। सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। संख्याओं के संबंध में प्रत्येक अविभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, आपका LCM कहलाता है। लघुत्तम समाप्रत्यय और महत्तम समाप्रत्यय। अब ये लिख लीजिए, HCF को कहते हैं हिंदी में महत्तम समाप्रत्यय और LCM को कहते हैं लघुत्तम समाप्रत्यय, ठीक है। आप हिंदी में भी याद रखें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए एक थ्योरम है, छोटी सी पढ़ लो, कुछ एक प्रयोग है जो आपको समझना चाहिए, या आप समझ लेना, लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। कुछ बेस्ट थ्योरम है जिससे आपके लिए बहुत काम आएगी। ये कंपटीशन एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में, रेलवे SSC में तो इसके सवाल बहुत आते ही हैं, तो आपके लिए ये काम खुल किया। देखिए किसी भी संख्या का HCF मान लो दो संख्या है, एक A है और एक B है। अभी आपने देखे थे ना दो संख्या, जैसे 6 और 20 का निकाला था अपन ने, ऐसे कोई भी संख्या है, एक A है, कोई भी मान हो सकता है, और B है, उसका गुणनफल और उस संख्या के LCM के
जो गुणनफल है a और b है वो बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, a गुणा b। जैसे कैसे, अभी इसको एग्जाम्पल से समझिए। अभी पिछली बार अपन ने अभी एक एग्जाम्पल देखा था, दूसरा एग्जाम्पल नंबर अपन ने 2 देखा था, उसके अंदर 2 संख्याएं थी। 2 संख्या कौन कौन सी थी? a बराबर था अपने 6 और b बराबर कितना था? 20 था। अपन ने एलसीएम निकाला था, तब कितना आया था अपने? 60। और एचसीएफ निकाला था, एचसीएफ कितना है अपने पास? 2। तो ये आया था ना, चेक कर लो। एचसीएफ आया 2, ठीक है। तो अब इस प्रमेय के अंदर अनुसार देखिए आप, इस प्रमेय के अनुसार क्या है आपका प्रमेय, क्या कह रही है आपकी? प्रमेय के अनुसार एचसीएफ ऑफ, हाँ प्रमेय के अनुसार एचसीएफ और एबी, एचसीएफ कितना है एबी का? 2 गुणा एलसीएम ऑफ एबी, एलसीएम कितना है? 60 बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। दोनों संख्या कितनी है? एक है 6 और एक है 20, दोनों के बराबर होता है। चलिए देखते हैं कि बराबर आता है या नहीं आता है। तो 60 को 2 से गुणा करो कितना आता है? 120। 6 को 2 से गुणा करो कितना आता है? 120। तो ये क्या होता है? बराबर। तो ये थ्योरम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस पूरी प्रश्नावली के अंदर। ये भी काम आएगी आपके अगले उदाहरण में, यही आपके काम आने वाली है। तो आपने कर लिया हो तो इसको मैं मिटा दूँ, उतार लो, एक बार समझ लो इसको। मैंने समझा दिया उदाहरण लेके, दोनों संख्याओं को गुणनफल, इसको उतार लो, नोट डाउन कर लो, मिटा देते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड है, तो एक बार समझ लीजिए इस एग्जाम्पल को, फिर आप खुद से करो। सारे एग्जाम्पल खुद से करने हैं, पूरी प्रश्नावली को घर पे बैठ के खुद से करना है। नए सवाल आएंगे, कल कराएंगे अपन, उन सवालों को आप घर पे वापस करेंगे। देखिए तीसरा उदाहरण देखिए आप, इसी थ्योरम पे बेस्ड है जो मैंने अभी बताया था आपको, उस पर करेंगे बेस्ड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। फिर इसका एलसीएम ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे, इसको समझाऊंगा एग्जाम्पल को कैसे पूछ रहा है, और उसके बाद अपन करेंगे। सबसे पहला काम करना है आपको, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया था आपको, इसको नए पेज पे कर लेते हैं ना। 96 और 404, 96 और संख्या है 404, एक है 96 और एक है 404। सबसे पहले 96 के कर लो, 2 का भाग लगाओ, 4 दूना 8, 1 बचेगा, 8 दूना 16, 48, 2 का लगाओ, 2 और 4, 2 का लगाओ, 1 और 2, फिर 2 का लगाओ 6, फिर 2 का लगाओ 3, फिर 3 का लगाओ 1। इसी प्रकार से 404 के भी कर लो आप। 2 का लगाओगे 202, फिर 2 का लगाओगे तो 101, फिर किसी का नहीं जाएगा शायद, और किसका जाता है 101। 101 में तो अभाज्य संख्या है, ये खुद ही एक अभाज्य संख्या, तो इसका खुद का चला जाएगा, तो ये कितना आएगा 1। अब इसके फैक्टराइजेशन लिख लो सबसे पहले संख्या के, इधर लिख लीजिए आप, ये 96 है और ये 404 है, इनके मैं फैक्टर लिख रहा हूँ। तो इसमें देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात कितनी आ रही है यहाँ पे 5, और 3 की घात 1। लाल कलर थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसमें देखो, इसमें कितना आ रहा है 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1, ठीक है, ये है। अब सबसे पहले क्या पूछा है, सवाल को देखिए आप, सबसे पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना, फिर उनका एलसीएम ज्ञात करना, जो मेथड अभी आपने सीखा है उसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए आप, तो पहले इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने का मैंने तरीका बताया कि जो संख्या इधर है वो इधर आप देख लो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इधर 2 है, इधर भी 2 है, हाँ इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 है, तो इधर 3 नहीं तो 3 बना लो पहले। 3 की घात क्या लिख दो 0,
ठीक है, इधर 101 है, इधर 101 नहीं है, तो इधर भी लिख दो 101 की घात 0, ये अलग अलग है, कोमा लगा दो ना। तो अब आपको समझ में आ गया दोनों तीनों बराबर है। अब मैंने क्या बताया कि जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी सबसे छोटी घात, अभाज्य गुणनखंड की क्या करनी है, छोटी घात। HCF के लिए अपन HCF के लिए बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे ना, HCF निकालेंगे क्योंकि HCF निकालने के लिए बोला गया। अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात, छोटी घात लेनी है। तो देखिए इसमें 2 की घात 5 है, इसमें 2 की घात 2 है, इसमें 2 की घात कितनी है 5 है, और इसमें 2 की घात कितनी है 2 है। इसमें 2 की घात 5 है और इसमें 2 की घात कितनी है 2 है, तो सबसे छोटी घात कितनी होगी 2 की घात 2 गुणा, इसमें 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 0 है, मतलब 3 की घात कितनी होगी 0। इसमें 101 की घात 0 है, इसमें 101 की घात 1 है, तो इसमें कितनी होगी 101 की घात 0। मैंने बताया किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। तो 2 की घात 2 कितना हो गया 4, और इनका मान 1 × 1, मतलब टोटल इसका HCF कितना आ गया 4, HCF कितना आ गया 4। ये समझ में आ गया आपको? एक बार और देख लो इसको सरसरी निगाहों से कि भाई समझ में आया नहीं आया, पॉज कर लो, एक एक स्टेप को देख लो, या वापस समझा देता हूँ। इसका प्राइम, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड किए, प्राइम फैक्टर कर दिए, फिर उसमें से अपन को HCF निकालना है, तो गुणनखंड की सबसे छोटी घात, अभाज्य गुणनखंड की अपन ने उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। तो देख लीजिए अपन ने ले ली, इसमें सबसे छोटी घात 2 में से कौन सी है 2 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 5 बड़ा होता है। अगर पता नहीं चलता तो आप करके देख लीजिए, 2 की घात 5 लिख के करके देख लीजिए, 2 की घात 5 कितना होता है कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 की घात 5 होता है 32, और 2 की घात 2 होता है 4, बड़ा कौन सा हो गया 32, 2 की घात 4 क्या है छोटा, अपने कौन सा लेना छोटा, 2 की घात जो छोटी हो। अपने को सिर्फ इतना नहीं करना है, अपने को सिर्फ घात देखनी है, घात कौन सी छोटी है 2 की घात 2 छोटी है और 2 की घात 5 बड़ी है, तो अपने को क्या करना है 2 की घात 5 लेनी है, 2 की घात 2 लेनी, सॉरी छोटी घात लेनी है अपने को। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या करना है, इतना निकालने के बाद आपको उस मेथड का इस्तेमाल करना जो भी मैंने बताया, और उससे आपको क्या निकालना है LCM निकालना है। चलिए करते हैं, उतार लीजिए, नोट डाउन कीजिए उसको। अपन ने वो मेथड क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था, HCF ऑफ A और B गुणा LCM ऑफ A B बराबर A गुणा B। A गुणा B मतलब A और B क्या है संख्याएं, यहाँ पे A और B संख्याएं क्या क्या है आप देख लीजिए, A है 96 और B है आपका 404। A कितना है 96, मतलब HCF ऑफ 96 और 404 गुणा LCM सॉरी 96 और 404 बराबर है 96 गुणा 404। अभी मैंने आपको समझाया था, ये मेथड पूरा लिख के समझाया था, एक एक चीज़ समझाया था। अब आगे आइए, अब देखिए, अब HCF अपन ने निकाल लिया, HCF कितना है अपने पास 4, HCF कितना है 4 गुणा LCM अपने को निकालना है, LCM 96 404 ये इसका निकालना है, और ये संख्या दे रही है 96 गुणा 404। अब आपको LCM निकालना है, तो जो चीज़ निकालनी है वो उसको लेफ्ट साइड में रहने दो, और जो चीज़ आपको नहीं, जो चीज़ जिससे निकालनी है उसको, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें बची है उसको आप इधर पक्षांतर कर दो। पक्षांतर करना आता है, या फिर आप इसके बटाए में 1 लिख लो, इसके भी 1 लिख लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई भी आता होगा या पक्षांतर करना आता होगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा होता है कि जब आपको कोई भी संख्या अगर इसके बटे में नहीं है तो 1 लगा दो आप हमेशा, ठीक है। फिर क्या करो, जो ऊपर वाली चीज़ है वो इधर हमेशा नीचे आएगी, और इधर जो ऊपर चीज़ है वो हमेशा क्या आएगी नीचे आएगी। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, यहाँ की चीज़ यहाँ आएगी और यहाँ से जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो यहाँ लानी है अपने को। अपने को क्या करना है, इसको रखना है, तो इसका मान तो अपने को निकालना है ना, और ये हटाना है, ये हटाना, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर से हमेशा नीचे जाता है। सबसे पहले बटे में 1 लगा लीजिए, कोई भी संख्या नहीं है तो। अब देखिए इस 4 को नीचे भेजिए, ऊपर ले लो थोड़ा, हाँ। अब देखिए आप, तो यहाँ पे लिखिए आप LCM ऑफ 96
404 का निकालना है। तो क्या करो, इस 4 को नीचे भेज दो। तो 96 गुणा 404 बटे में कितना आएगा 4। अब इसको डिवाइड करो, 96 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूना 8 और 1 4 चौको 16, नहीं कैसे कर दिया, क्या लिख दिया, 4 दूना 8 और 1 बचेगा और 4 चौको 16। 24 से गुणा करना है अब आपको 404 को, यहाँ कर दीजिए आप 404 को 24 से, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 4 दूना 8 0, 4 दूना 8 6 9 6 9, कितना आ जाएगा 9696। ये आ जाएगा एलसीएम ऑफ 96 404 का, ये आ गया 9696 एलसीएम। यहाँ पे देखो शॉर्ट में कर रखा है, लेकिन अपन ने एक एक स्टेप को कराया, आपको डायरेक्ट समझाने के लिए नहीं कराया मैंने, एक एक स्टेप इसलिए कराया क्योंकि उदाहरण होते हुए भी मैंने आपको सोल्व कराए, क्योंकि उदाहरण से ही सवाल होते हैं। उदाहरण अगर आप कर लेते हो तो आप पर्सनली अच्छे से कर लेते हो। तो आप इसको एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिएगा, मैंने आपको इस चीज़ को अच्छे से करा दिया, एक एक चीज़ को आप देख लीजिए। थोड़ा टेढ़ा चला गया क्योंकि ये पेड़ पकड़ने में थोड़ा दिक्कत करता है, तो मैंने यहाँ पे पहले सब चीज़ निकाल दी, एक एक चीज़ आप शुरू में देख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट करा अपन ने और यहाँ तक अपन ने एक एक चीज़ को स्टार्ट करा है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो वापस देख लीजिए, ये पूरा यहाँ पर अपन ने एक एक स्टेप को करा है। चलिए अगला उदाहरण देख लीजिए, फिर इसको पर्सनाली पे आ जाएंगे, फिर पर्सनाली अपन कल करेंगे क्योंकि एक लास्ट उदाहरण और बचा है, इसको कर लेते हैं, फिर अपन कल अपन क्या करेंगे इसका। संख्या दे रखी है 6, 12 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले आप, चलो इसको इधर ही कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या करिए, 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 6 के अभाज्य गुणनखंड तो निकालोगे आप, तो क्या हो गया, हाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखो। 2 का लगाओ 3 बार जाएगा और 3 का लगाओ तो 1 बार जाएगा। तो 6 के तो अभाज्य गुणनखंड, यहाँ सबसे पहले 6 के कर रहा हूँ मैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 2, चाहे कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 3 की घात 1, 2 की घात 1। फिर कीजिए आप 6 के बाद कितना है, हाँ फिर लिखिए आप 72 के निकाल लीजिए, या कर रखे, लेकिन मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आपको किसी को नहीं आए, सबको ज़रूरी नहीं कि सबको आता हो, लेकिन बताना ज़रूरी है। 2 का लगाओ, कितनी बार जाएगा, यहाँ जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 36। 2 का लगाओ 18, फिर 2 का लगाओ 9, फिर 3 का लगाओ तो 3 3 9, और फिर 3 का लगाओ तो 1। ठीक है, अब ये आएंगे 2 की घात 3 और 3 की घात 2। ठीक है, अब 120 के भी निकाल लो। दो का लगाओ 120 का 60, 2 का 160 का 30, 2 का लगाएंगे 30 में तो 15, और फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का लगाएंगे 5 3 15, और 5 का लगाएंगे तो 1। कितना आ रहा, 2 की घात 3, 120 का आएगा 2 की घात 3 गुणा 5। चलिए सबसे पहले संख्या को बराबर कर लीजिए। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें। अब देखिए इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो 5 लिख दीजिए। 5 की घात 0, अभी समझाया था मैंने। इसमें 5 नहीं है तो 5 की घात 0। ठीक है, अब लिखिए आप एचसीएफ निकाल पहले ना। एचसीएफ ऑफ क्या निकालना है, 6, 72 और 120 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या ले लो। 2 में सबसे छोटी कितनी है, 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 1। तो सबसे छोटी कितनी होगी, 2 की घात 1 गुणा 3 में देखो 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1। 3 की घात कितनी होगी, 1। बड़ी संख्या, छोटी संख्या देखो 5 की घात 0, 5 की घात 0, 5 की घात 0। अब देखिए 2 की घात 1 2, 3 की घात 1 3, 5 की घात 0 मतलब 1। अब गुणा करो 3 दूना 6। तो एचसीएफ कितना आ गया, 6। एचसीएफ आ गया 6। इसी प्रकार से आपको एलसीएम निकालना है, बड़ी संख्या लेनी है। एलसीएम में कितनी कौन सी संख्या लेनी है, बड़ी संख्या लेनी है आपको। चलिए इसको थोड़ा दिखा देते हैं।
सॉरी, बड़ी संख्या लेनी है। तो आप देखिए बड़ी संख्या 2 की घात देखिए पहले, 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो बड़ा कितना हो गया, एलसीएम निकाल रहे हैं अपन 6, 72 और 120 का। 2 की घात आ गया 3। अब देखिए 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, तो 3 की घात 2 बड़ा है। अब देखिए 5 की घात 0, 5 की घात 0, 5 की घात कितना 1, तो 5 की घात 1 बड़ा है 0 से। 2 की घात 3 होता है 8, 3 की घात 2 होता है 9, और 5 का होता है 1, 5 की घात 1 का मतलब होता है 5। 8 ना 72, 72 का 5 से गुना कर लो, यहाँ कर लो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। 5 दूना 10, 7 5 35 और 1 36, कितना आ गया 360। तो एलसीएम ऑफ 6, 72 और 120 का कितना होता है 360। आ गया आपके सामने ये रिजल्ट आ गया 360। तो एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। हाँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये सब कुछ समझ में आ गया, उदाहरण समझ में आ गया, लेकिन एक चीज़ और है जो आपको समझाने लायक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें देखो 3 संख्याएं दे रखी है। आपने सोचा होगा बहुत से लोगों ने कि सर मैंने वो मेथड समझाया था आपको, कि एक मेथड समझाया था मैंने आपको कि भाई एलसीएम ऑफ ए बी गुणा एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर होता है ए गुणा बी के। ये थ्योरम अभी अपन ने समझी थी, लेकिन ये 2 के लिए एप्लीकेबल है, 3 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे संख्या 3 है, अगर आप एलसीएम निकाल के एचसीएफ निकाल के एलसीएम का भाग दे देते दोनों संख्या गुणनखंड में, तो वो आंसर नहीं आता, वो वेरीफाई नहीं होता, वो सही नहीं होता है, वो कभी भी इक्वल नहीं होता है एक दूसरे के। आप देखिए 6 गुणा 72 गुणा 120 कभी भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के, हमेशा तीनों संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि इसके लिए अलग रूल होता है, वो अपन आगे देखेंगे लास्ट में, जब आपके सारी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी तब धीरे धीरे आते जाएगा, मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ तक आप उदाहरण सारे समझ गए होंगे। अब बची आपकी मेन प्रश्नावली। तो ये जो प्रश्नावली है अपन इसको प्रश्नावली को अपन आराम से करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले आप प्रश्नावली के सारे सवाल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, पहला सवाल है, मैं आपको समझा देता हूँ, आपको करने हैं और मैं आपको कल कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इनके अभाज्य गुणनखंड करने, इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करने और उसके अंदर उसके रूप में लिखना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। दूसरे सवाल में देखिए आप, थोड़ा सा जूम कर लो इसको, ज़्यादा सवाल है नहीं। दूसरा सवाल देखिए आप, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है या नहीं है। मतलब एचसीएफ और एलसीएम दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है, मतलब इस थ्योरम को भी सिद्ध करना है आपको, इस थ्योरम को भी सिद्ध करना है। एचसीएफ ए और बी गुणा एलसीएम ए और बी बराबर होता है ए गुणा बी के, इसको भी आपको सिद्ध करना है। एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फिर दोनों संख्या गुणनफल करके इनका गुणा करके देखना है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल में कराया था वैसे करना है, बराबर आता नहीं आता है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। एचसीएफ दे रखा है 9 दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना, इस थ्योरम का उपयोग करना है, इसको लगाना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। मैंने क्या बताया, 0 पर अंक समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके अंदर कहीं ना कहीं 5 या कहीं ना कहीं ऐसा आना चाहिए जो इसके फैक्टर हो, इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी संख्या आनी चाहिए। तो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर देखो, इसके फैक्टर करके देख लेना, 3 गुणा 2 आएंगे इसके फैक्टर, इनमें कहीं मेरे को 5 नज़र नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगी। व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। ये भाज्य संख्याएँ इसलिए है क्योंकि इनके अंदर क्या है कि ये भाज्य संख्या ऐसी है कि इनके अंदर किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, या इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्याएँ हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि स्वयं का भाग जा रहा है, ये इसके अभाज्य फैक्टर है, लेकिन आप इसको गुणा करके पूरी संख्या को बना के इसके अंदर भाग लगाओगे, किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, क्योंकि आप इसको करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें ऐसा है कि जैसे एक गोलाकार वर्ताकार पथ है, इसमें यहाँ से स्टार्ट करते 2 लोग, एक है सोनिया और एक है रवि। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और इसको लगते हैं 12 मिनट। जब
सोनिया, जब रवि एक चक्कर लगा के 12 मिनट में चक्कर लगा लेगा, चक्कर लगा के जाएगा, तब 12 मिनट में सोनिया कहीं पीछे होगी उससे, क्योंकि जब रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता 12 मिनट में, तब ये 12 मिनट में नहीं लगाती, ये 18 मिनट में लगाएगी। मतलब ये इससे कितना मिनट आगे जाएगा, 6 मिनट, 6 मिनट आगे चला जाएगा, तब जाके सोनिया यहाँ आएगी, चक्कर लगाएगी। मतलब इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है कि एक बिंदु ऐसा आता है जिस पे दोनों मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, 18 और 12 का एलसीएम निकालना है जिस पे दोनों जने मिलते हैं। मैंने आपको सारे सवाल समझा दिए, मैं इनको अगले वीडियो में सारे सवाल को क्लियर कट करके एकदम सारे सवाल करा दूंगा मैं। आप घर पे बैठ के इन सवालों को करना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बाकी आपकी और कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर मुझे मिलना, ज़रूर बात करना मुझसे। ज़रूर आप टेलीग्राम के माध्यम से, किसी भी माध्यम से मेरे से जुड़ें और आपकी जो भी क्वेरी है आप उस पर डिस्कस करें, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप ज़रूर पूछें मुझसे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप ज़रूर पूछिए। आपको और भी वीडियो की और भी इसकी क्लासें आगे चाहिए, आपको लाइव चाहिए, कैसे चाहिए आप ज़रूर मुझे बताइए, थोड़ा बताना। अगर लाइव चाहिए तो लाइव बताना, मैं लाइव ले लूँगा जो भी टाइम होगा मेरे हिसाब से सेट करके। या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जो लाइव क्लास जैसे आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी भी क्लास चल रही है, तो आप ले लेना, ठीक है। बाकी और आप जो भी आपके क्लास के ग्रुप है, जैसे 9th के ग्रुप बने हुए तो आप 10th में कन्वर्ट हो गए, तो 9th वाले ग्रुप में जो आप जुड़े हुए, जिसमें आप जो 10th में आप पढ़ोगे, तो आप उस ग्रुपों में शेयर कर दो। सारी गवर्नमेंट स्कूल ऐसी है जिनमें टीचर्स नहीं है, तो आप उनमें सेल्फ पढ़ सकते हैं, बस इससे तैयारी कर सकते हैं। तो आप जो भी आपके ग्रुप बने हुए, जो भी आप स्कूल है, जो भी आपकी स्कूल है, उस स्कूल में के ग्रुप में आप शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चे आपके देख लें। बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस पर कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।